मैं आपका भावेश जैन आपका एक बार फिर से हमारे केएसएफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। जो अपन ने एक सफर बायोलॉजी के साथ स्टार्ट किया था, उसी सफर का पहला टॉपिक अपन ले चुके थे जिसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी। इसी बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूं जो अभी अपन ने पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर के अंदर, हल्का सा उसको डिस्क्राइब करता हूं या उसको हल्का सा समझते हैं। उसके बाद आज का अपना जो लेक्चर है उसको अपन प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो मैंने पूरी बायोटेक्नोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया था? 4 भागों में डिवाइड किया था। जो अपना पहला टॉपिक था जिसका नाम था जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अपन को 2 चीजें देखनी थी। पहली देखनी थी जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा और दूसरा अपन को देखना था इसके टाइप्स या प्रकार की बात करनी। ये दोनों टॉपिक अपन कल कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद जो आज वाला अपना टॉपिक है जिसके अंदर दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सिद्धांत या प्रिंसिपल। और इस सिद्धांत या प्रिंसिपल के अंदर अपन को कितने सिद्धांत पढ़ने हैं? 2 सिद्धांत पढ़ने हैं। पहला सिद्धांत अपना कौन सा होगा? आनुवांशिक इंजीनियरिंग। और दूसरा टॉपिक अपना कौन सा होगा? जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। इसके बाद तीसरे टॉपिक की मैं बात करूं, तीसरे टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे औजार या टूल्स। इस बायोटेक्नोलॉजी को बहुत सारे औजारों की आवश्यकता होगी, बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता होगी और इन बिना टूल्स के ये बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी? पहली आवश्यकता होगी एंजाइम की। एक एंजाइम इसको काटने के लिए चाहिए होगा, दूसरा एंजाइम इसको जोड़ने के लिए चाहिए होगा। दूसरा टूल चाहिए होगा अपन को क्लोनिंग संवाहक या टैक्सी, जो क्या करेगी? विजातीय डीएनए या जो डीएनए खंड है अपना बाहरी उसको आगे ले जाने के लिए काम आएगी। और तीसरा चाहिए होगा विजातीय खंड, जो खंड इस टैक्सी के अंदर बैठेगा, एज अ पैसेंजर यूज होगा, जिसको अपन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। और चौथी चीज होगी जहां पर इसको ले जाया जाएगा, कहां पर लेके जाया जाएगा? परपोषी कोशिका के अंदर, होस्ट कोशिका के अंदर। और इन चारों चीजों के बिना तुम्हारी बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है प्रोसेस या प्रक्रम। जो कितने प्रोसेस पढ़ने अपन को? 8 प्रोसेस या प्रक्रम की बात करनी है। इसके बाद ये जब बात अपनी कंप्लीट हो जाएगी तब तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें से पहला टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम था जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने 2 चीजें देख ली थी। पहली चीज देखी थी इसकी डेफिनेशन या परिभाषा और दूसरी चीज देखी थी इसके प्रकार या टाइप्स। जो इसकी डेफिनेशन दी थी वो एक पूरे फेडरेशन ने दी थी। उस फेडरेशन का नाम था EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी थी, सटी हुई डेफिनेशन दी थी जो अपन ने कल डिस्कस की थी। इसके टाइप्स की बात करूं तो मैंने 2 टाइप्स बताए थे तुम्हें। पहला टाइप्स बताया था तुम्हें प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, जिसे बोला जाता है ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जो दूसरा टाइप्स मैंने बताया था वो बताया था आधुनिक या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो तुम्हारी ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी वो तुम्हारे दादाजी, नानाजी, नानी जी के जैसी थी। लेकिन जो तुम्हारी मॉडर्न या आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी थी वो तुम्हारे खुद के जैसी, तुम्हारे बड़े भैया की जैसी हो सकती थी। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। और यही टॉपिक अपन कल कंप्लीट कर चुके थे। आज नए टॉपिक की बात करेंगे जो अपना टॉपिक नंबर 2 होगा, जिसके अंदर अपन बात करेंगे इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस की, जिसके ऊपर, जिन सिद्धांतों के ऊपर, जिन उसूलों के ऊपर तुम्हारी पूरी बायोटेक्नोलॉजी टिकी हुई है, उन्हीं उसूलों की बात करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं तुमसे करना चाहता हूं। ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हें पता है कि जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर तुम्हें यहाँ के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट दिखते हैं और नेगेटिव पॉइंट दिखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे डाल रहे हैं जो हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम वो नेगेटिव पॉइंट भी डालो जो हमारी कमियों को दिखाए, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सी चीजों पे वर्क करना है, किस चीजों पर काम करना है, ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चीज हम यहाँ पे परोस पाए, ताकि तुम अपने ड्रीम के पास पहुंचो, तुम मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचो। क्योंकि हमने ये प्लेटफॉर्म किसी को हमारी पॉजिटिविटी दिखाने के लिए नहीं किया है या हमारे पॉजिटिव कमेंट दिखाने के लिए नहीं किया है। ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा खुद का है।
तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि जितनी कमियां तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पे दिखे, जिनमें हमारा इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट लगे, तो वो हमें एक बार बताओ, क्योंकि हम अपनी ओर से 100% दे रहे, हमें लगता है ये परफेक्ट है, लेकिन तुम्हारी ओर से लगता है कि ज्यादा इंग्लिश यूज हो रही है, या फिर तुम्हें लगता है कि इससे कुछ और बेटर हो सकता है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि उस पर हम वर्क कर सके और तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चीज या एक अच्छा सा कंटेंट तुम्हारे लिए यहाँ पे परोस पाए। जैसे कि लास्ट टर्न पे मैंने देखा था कि मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट था जिसमें ये लिखा हुआ था कि सर रेगुलर वीडियो अपलोड करो। तो ये कमेंट मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को पता है कि कोई मेरी वीडियो का वेट कर रहा है। तो जब ऐसे कमेंट आएंगे तो मेरी वीडियो बनाने की इच्छा और होगी। ये बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते होंगे, लेकिन मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे को अपनी वीडियो और बनानी है और ऑन टाइम बनानी है, डेली अपलोड करनी है। तो ये बात होनी चाहिए। तुम्हें भी लगता है कि कोई नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें और तुम पॉजिटिव कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, इसमें तुम्हें कोई कमी दिख रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत होती है, जैसे हम रोज एक वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन क्या दिक्कत होती है, तुम्हें पता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और अभी अभी उठे हैं अपनी जगह से, लेकिन जिस फील्ड से हम आते हैं ग्रामीण में, वहां इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत होती है और हम अभी अभी उठना स्टार्ट किए, तो हम वो सारी फैसिलिटी एक साथ प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो सकता है हमारी एक क्लास आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हर रोज अपलोड करें। तो ये आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे इस पर भी वर्क करेंगे। जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे तुम्हें इन चीज़ों में और भी ज़्यादा अच्छे से परफेक्शन दिखने स्टार्ट हो जाएगा। तो यही मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरी वीडियो के अंदर तुम वो सारे नेगेटिव पॉइंट बताओ मुझे कि जिसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जिसमें तुम जैसा चाहते हो इंप्रूवमेंट की, ऐसा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि एक टीचर तभी बेस्ट बन पाता है जब उसके साथ स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कहेगा कि हमें को ऐसे समझ में आता है, और तभी टीचर अपने अंदर वो परिवर्तन लाके उससे बेस्ट बन सकता है। तो मेरे को लगता है कि आज जो मैं जितना भी हूं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बेस्ट क्रेडिट मेरे जितने भी अच्छे स्टूडेंट थे उनका है। तो मैंने जितना सीखा अपनी लाइफ के अंदर वो स्टूडेंट के रिव्यू से सीख पाया हूं। तो मैं तुमसे भी चाहता हूं कि तुम अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दो, और मैं चाहता हूं नेगेटिव रिव्यू दो, क्योंकि नेगेटिव रिव्यू से मैं खुद के अंदर जितना चेंजेस लाना चाहता हूं वैसा ला पाऊंगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, ताकि तुम्हें बेस्ट समझ में आए। और जब तुम्हें बेस्ट समझ में आएगा तभी तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाओगे। तुम्हें बेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, केवल तुम सर की वाहवाही करना चाहते हो, तो तुम मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचोगे। कमेंट बॉक्स में जरूर पहुंच सकते हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाओगे। तो यही चाहता हूं मैं तुमसे कि मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिसमें मैं इंप्रूवमेंट करूं, मैं अपने पॉइंटों पे वर्क करूं, ताकि मेरे को घर पे जाके फ्री बैठने की जगह मैं खुद के ऊपर वर्क करके तुम्हें और अच्छे से परोस सकूं कुछ अच्छा कंटेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा वर्क करना। तुम्हें लगता है जो बेटर पॉइंट, अगर मैं इंग्लिश ज्यादा वर्ड यूज कर रहा हूं या फिर कुछ और कमी रहती है मेरे किसी भी चीज के अंदर एक्सप्लेन करने में या किसी भी चीज के अंदर, तो वो जो कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब जरूर करना कि सर ये वाली चीज थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। अपना जो टॉपिक है, जिसमें सेकंड टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था, उसी टॉपिक की बात करता हूं जो इस चैप्टर की नींव है, इस चैप्टर का बेसिस है, जिसके बिना तुम्हारा ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में उसके उसूल, उसके सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस चैप्टर के भी प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां पे कितने प्रिंसिपलों की बात करने वाले अपन? 2 प्रिंसिपलों की। ठीक है, 2 प्रिंसिपल है, और इन दोनों प्रिंसिपलों का क्या रोल है वो तुम अभी समझ जाओगे। ये 2 प्रिंसिपल कौन से? पहला प्रिंसिपल कौन सा है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग, और दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है? जे प्रक्रम इंजीनियरिंग। सबसे पहले मैं बात करता हूं आनुवांशिक इंजीनियरिंग की, जेनेटिकली इंजीनियरिंग की बात करूं तो सबसे पहले सोचना कि एक व्यक्ति था छोटा सा, उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक विशेष प्रकार के जीन का फॉर्मेशन करूं, एक विशेष प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करूं। उस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले उसने एक जीन वाले व्यक्ति का चुनाव किया। यहां पर भी अपने एक आदमी को लिया है, एक व्यक्ति को लिया है,
और उस व्यक्ति से क्या निकाला है, एक सेल निकाल दिया। ये सेल है उसकी बॉडी से निकाली है, किसकी, इस ह्यूमन की बॉडी से एक सेल निकाल दी। और सेल भी मेरे लिए काम की नहीं है, इस सेल में से मैंने क्या निकाला है, डीएनए निकाल दिया। अब ये जो डीएनए मैंने इसकी बॉडी में से निकाला है, उस डीएनए का पूरा डीएनए मेरे काम का कुछ नहीं है, उस डीएनए का एक छोटा सा खंड काम का जो मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा है, यही खंड मेरे काम का है, पूरा डीएनए कुछ काम का नहीं है। तो इस खंड को मैंने काट करके किसके साथ जोड़ दिया है, एक विशेष संवाहक के साथ जोड़ दिया है, टैक्सी के अंदर बिठा दिया। ये टैक्सी और इस टैक्सी के अंदर बिठा दिया है, और जैसे ही मैंने टैक्सी को पैसेंजर के साथ जोड़ दिया है तो ये क्या बन गया है, तुम्हारा रिकॉम्बिनेट डीएनए बन गया। यानी इस पूरी टेक्निक के अंदर अपन ने किसके अंदर परिवर्तन करते चले, आनुवांशिक संरचना के अंदर। आनुवांशिक संरचना क्या होती है, डीएनए और आरएनए होती है। और यहां पर इस पूरी प्रक्रिया के अंदर अपन ने डीएनए और आरएनए के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन किया, इसीलिए इसका नाम क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। आई बात समझे। जब आनुवांशिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, जब आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए और आरएनए में कुछ रासायनिक परिवर्तन किया जाता है तो इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। यहां पर यही किया मैंने, ह्यूमन की बॉडी से सेल निकाला, सेल में से क्या निकाला, पूरा डीएनए निकाला, पूरे डीएनए में से एक डीएनए का खंड निकाला और खंड को किसके साथ जोड़ दिया, संवाहक के साथ जोड़ दिया, और क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेट डीएनए बना दिया, पुनर्योगज डीएनए बना दिया। आई बात समझ में। रिकॉम्बिनेट डीएनए को हिंदी में क्या बोलते हैं, रे क्या बोलते हैं रे, याद रखना है नाम भाई साहब, क्या नाम है इसका, पुनर्योगज डीएनए। किसका नाम है, तुम्हारा कि मेरा, रिकॉम्बिनेट डीएनए का नाम है। आगे बात समझे, आ गया पहला प्रिंसिपल समझे। जब आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की जो आनुवांशिक संरचना होती है उसके अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस लाया जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग बोली जाती है। और ये रासायनिक परिवर्तन लाके मैंने कौन सा डीएनए बना दिया, रिकॉम्बिनेट डीएनए बना दिया। ये पहला प्रिंसिपल मेरा कंप्लीट हुआ। अब दूसरे प्रिंसिपल पे चलते हैं। जो तुमने रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाया है, इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को मैंने ले गया कहां पर, एक विशेष माध्यम के अंदर। और वो विशेष माध्यम किसका है, एकदम साफ सुथरा सफाई वाले आदमी थे जिसे गंदगी रखना बहुत पसंद नहीं था, 1% भी पसंद नहीं था। वो पूरे दिन सफाई रखता था, इसीलिए वहां पर एक भी बैक्टीरिया नहीं था। इसीलिए कैसा लिखा मैंने, मीडियम बैक्टीरिया लेस, जहां पर एक भी बैक्टीरिया देखने को नहीं। उस मीडियम के अंदर ले जाकर किसको डाल दिया, रिकॉम्बिनेट डीएनए को। और इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को किसके अंदर डाल दिया, एक होस्ट सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर इंटर करवा दिया। और जैसे ही इंटर करवा दिया कोशिका के अंदर, उस कोशिका ने क्या किया, अपना विभाजन करना स्टार्ट कर दिया, अपनी जैसी और कोशिका बनाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही वो अपनी जैसी और कोशिकाएं बनाती है, यही सेकंड प्रिंसिपल है। और सेकंड प्रिंसिपल का नाम क्या है, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो ये जो प्रोसेस है वो किस पर बेस्ड है, जीवों के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इसमें जीवों का गुणन हो रहा है। और जहां पर भी गुणन होता है वो जीवों से संबंधित क्रिया होती है कि नहीं, इसीलिए सेकंड प्रोसेस को बोला जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। दो प्रिंसिपल समझ में आए क्या। पहला प्रिंसिपल है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसमें किसमें परिवर्तन करेंगे अपन, डीएनए की संरचना में परिवर्तन करेंगे। और डीएनए की संरचना में परिवर्तन करके कौन सा डीएनए बनाएंगे अपन, रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाएंगे। और इस रिकॉम्बिनेट डीएनए के बनाने की जो क्रिया है उसे क्या बोलेंगे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। जैसे ही तुम्हारा रिकॉम्बिनेट डीएनए बन जाएगा, इसको कहां डाल दिया जाएगा, एक फ्रेश मीडियम के अंदर। और फ्रेश मीडियम में किसके अंदर डाल दिया जाएगा, एक सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर, परपोषी कोशिका के अंदर। और वो परपोषी कोशिका क्या करेगी, उस फ्रेश मीडियम में गुणन करेगी, अपनी जैसी बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगी। और इसी प्रोसेस को बोलेंगे जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। आई बात समझ में क्या, दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गया अच्छे से। और इस पूरी बायोटेक्नोलॉजी इन दोनों प्रिंसिपल से मिलकर के बनी होती है। केवल एक प्रिंसिपल से बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है, केवल दूसरे प्रोसेस से बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। दोनों के मिलने से कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझे, यही अपने प्रिंसिपल है। अब आगे बात करते हैं, इन प्रिंसिपल को समझ लिया, अब अप्लाई भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मैं अप्लाई करके दिखाता हूं।
एक विशेष प्रकार का आदमी था जिसका नाम था स्टैनले कोहन और दूसरा था हर्बर्ट बोअर। इन दोनों के साथ एक दिक्कत हो गई थी। ये दोनों अपनी लाइफ के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रतिजैविक जीव बनाना चाहते थे, और कैसे बनाया था इन्होंने ये भी अपन समझेंगे। पहला जो रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाया था वो इन दोनों ने बनाया था। किसने बनाया था? स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोअर ने बनाया था। उसी थ्योरी की बात करने वाले, उसी कॉन्सेप्ट की बात आज अपन करने वाले। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं बात करूंगा आज। जो तुम्हारे स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोअर थे, इन्होंने जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाया था वो कब बनाया था ये भी तुम्हें याद रखना है। ये बनाया था 1972 के अंदर। इन्होंने क्या किया समझिएगा। मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये जो एक जीव था, एक आदमी था, ये इसका बच्चा था। इसके बच्चे के साथ एक दिक्कत हो गई थी। वो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन बीमार हो जाता था। इसलिए इन दोनों ने सोचा कि क्यों नहीं मेरा बच्चा भी एक बॉडी बिल्डर बने। समझ में आई बात मेरी? कि उसके अंदर भी कोई ना कोई एक जीन ऐसा प्रवेश करवाया जाए ताकि उसके अंदर बीमारी आसपास ही नहीं आए, उसकी एंटीबॉडी बनती जाए और उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, एक ऐसे जीव को ढूंढा जो कभी अपनी लाइफ में बीमार नहीं होता था। इसकी इम्यूनिटी थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इम्यूनिटी का मतलब समझते हो, तुम्हारी बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र। जब कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर आता है और तुम्हारे सिस्टम को खराब कर देता है, तुम्हें बीमार कर देता है, तो तुम्हारा बॉडी जो होता है उसे मारने की कोशिश करता है, और उस बैक्टीरिया को अगर मार देता है तो तुम बीमार नहीं होंगे। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुम्हें बीमार नहीं होने देता। उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र। तो उसी की अपन बात करने वाले कि ये आदमी था, इसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो अपन ने क्या किया, इस आदमी की बॉडी से उसका पूरा डीएनए निकाल दिया, और ये डीएनए यही है उस आदमी की बॉडी का पूरा डीएनए। आई बात समझ? अब तुम्हारे पूरा डीएनए से काम है कि एक विशेष डीएनए खंड से काम है जो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बना के रखता है। तो एक छोटे से खंड से काम है जो इम्यूनिटी से रिलेटेड होगा। और वो खंड कौन सा है? मान लो ये वाला खंड है, ये वाला खंड है। अब ये वाला खंड पता तो चल गया, लेकिन क्या पूरा डीएनए काम का है कि छोटा सा खंड काम का है? एक छोटा सा खंड काम का है। तो उस खंड को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। तो यहां पर इसको कट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? कैंची चाहिए होगी। और कैंची कौन सी है तुम्हारे पास? प्रतिबंधन एंजाइम। आई बात समझ में? ये जो कैंची वर्क किया जाएगा, और कैंची क्या काम करेगी? तुम्हारे पूरे डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करने का काम करेगी। तो ये कैंची ने क्या किया, इस डीएनए को काट दिया। इसके अलावा इसको काटने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें टैक्सी को भी काटना पड़ेगा, वहां पे पैसेंजर की सीट खाली करवानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने संवाहक को भी क्या किया, काट दिया। अब इन दोनों को काट दिया। अब काटने के बाद जो डीएनए खंड तुम्हारे काम का है, ये वाला डीएनए खंड मेरे काम का है, इस डीएनए खंड को कहां लेके चला गया मैं? इस संवाहक के साथ लेके चला गया। अब संवाहक को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए तुम्हें एक एंजाइम चाहिए होगा, जोड़ने वाला एंजाइम। और जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है तुम्हारे पास? लाइकेज। पहले काट दिया, और काटने वाला एंजाइम कौन सा तुम्हारे पास? प्रतिबंधन एंजाइम। फिर जोड़ दिया, और जोड़ने वाला एंजाइम तुम्हारे पास कौन सा है? लाइगेज एंजाइम। अब तुमने जोड़ दिया, जैसे ही संवाहक को तुमने विजातीय डीएनए के साथ जोड़ दिया तो क्या बना है तुम्हारा? रिकॉम्बिनेट डीएनए बना। ये देखो, रिकॉम्बिनेट डीएनए बना, पुनर्योगज डीएनए बना। और इसी पुनर्योगज डीएनए को मैंने कहां डाल दिया? एक सेल के अंदर डाल दिया। ये तुम्हारी सेल है, ये तुम्हारी
सेल है, और इस सेल का जो नाम है वो क्या है, परपोषी कोशिका। और इसी परपोषी कोशिका में मैंने किसको डाल दिया, तुम्हारे पुनर्योगज डीएनए को डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया, ये डाल दिया। अब जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसकी बॉडी के अंदर आ गया, ये फिर से सेल डिवीजन करने लगी, अपनी जैसी की जैसी और संततियों का निर्माण करने लगी, और यहीं पे तुम्हारी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट होगी। इससे जो प्रोडक्ट बना, जो बच्चे या जो संतति बनी, उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। आई बात समझे? तो सबसे पहले अपन ने क्या ढूंढा, इसका क्या टारगेट था कि मेरे बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो तुम्हारे पूरी की पूरी प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और स्ट्रांग होने के लिए अपन ने क्या किया, एक स्ट्रांग मैन को जो ढूंढा जो कभी बीमार नहीं होता था, और उसकी बॉडी से क्या निकाल दिया, कंप्लीट डीएनए निकाल दिया। क्या कंप्लीट डीएनए काम का था, या छोटा खंड काम का था, छोटा खंड, तो इसीलिए अपन ने क्या कर दिया, काट दिया। किसको काटा, केवल बाहरी डीएनए को काटा कि केवल संवाहक को काटा, दोनों को काटा है। और काटने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आया, प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम ने दोनों को काट दिया, और काटने के बाद मैंने क्या किया, बाहरी डीएनए और संवाहक को आपस में जोड़ दिया। और जोड़ने के लिए मेरे को क्या चाहिए था, फेविकॉल, और फेविकॉल कौन था यहाँ पे, लाइगेज एंजाइम। और जैसे ही इन दोनों को जोड़ा तो एक नया डीएनए बन गया, और डीएनए का नाम क्या रखा मैंने, पुनर्योगज डीएनए। और इस पुनर्योगज डीएनए को किसकी बॉडी के अंदर डाल दिया मैंने, एक परपोषी कोशिका के अंदर डाल दिया, और मेरा काम कंप्लीट हो गया। और परपोषी कोशिका ने अपनी जैसी और संतति बना दी। यहां पे जो परपोषी कोशिका मैंने काम में ली है, कौन सी ली है, ई कोलाई। आई बात समझे? जो डीएनए यहां बना है मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये संततियों के अंदर गया कि नहीं गया, और इसी संतति में से जो उत्पाद चाहिए, जो टैबलेट बनाई गई, वही टैबलेट मैंने किसको दे दी, इस बच्चे को दे दी। और ये बच्चा क्या हो गया, बॉडी बिल्डर हुआ कि नहीं हुआ, कभी बीमार होगा क्या, नहीं होगा ना। तो यही चीज यहां पर करवाई गई अपन। आगे बात समझे, किसी को दिक्कत है क्या? तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार फिर से 5 मिनट रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपन अपनी आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। अपन ने 2 प्रिंसिपल पढ़े। पहला प्रिंसिपल आनुवांशिक इंजीनियरिंग, दूसरा प्रिंसिपल जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में किसमें परिवर्तन होगा, डीएनए या आरएनए में परिवर्तन होगा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाएगा। जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग में क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया वो कहां डाल देंगे, परपोषी कोशिका के अंदर डाल देंगे, और फ्रेश मीडियम में उसका गुणन करवा देंगे। और ये तुम्हारे दोनों प्रिंसिपल खत्म। फिर आते हैं अपन, पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, पुनर्योगज डीएनए बनाया था, किसने बनाया था, स्टैनले कॉर्न और हर्बर्ट बोर ने। कब बनाया था, 1972 में बनाया था। और कैसे बनाया था, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आई बात समझ में? तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे अपने बायोटेक्नोलॉजी के सफर के साथ, जो आज अपन यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट टर्न पे तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, औजार और टूल्स। तो एक बार फिर से घर जाके अच्छे से इस वीडियो को देखना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। तो मैं आपका भावेश जैन आज एक बार फिर से आपसे यहीं से अलविदा करता हूं। नेक्स्ट टाइम में फिर से आपके साथ कनेक्ट होऊंगा, फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए मुझे झेलने के लिए धन्यवाद।